हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडी क्लासेस। मैं आपका दोस्त एंड एजुकेटर लक्ष्मी नारायण यादव। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की पहले चैप्टर की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि अगर पहली वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आप दूसरी इसको समझने में थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया मैंने अपने पहले पार्ट में, यानी कि जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें वैसे आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था कि ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण होता हो, ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि परिवर्तन से ही। लेकिन मैंने बोला था आपको एनसीईआरटी की क्लास है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का भी, जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में जो उसका परिभाषा दिया गया है वो भी बता देता हूँ। लेकिन दोनों में डिफरेंस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, दो या दो से अधिक तत्व अथवा यौगिक आपस में संयोग करके नए तत्व अथवा यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक जब आपके एलिमेंट या कंपाउंड जो है, दो या दो से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड जब मिल करके किसी नए एलिमेंट या कंपाउंड का जब वो निर्माण करेंगे तब उसको हम बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लेकिन यहां पे आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं, देखिए जैसे अगर आपने ले लिया H2+O, ठीक है, ये आपका बन गया H2O। तो यहाँ पे तो ठीक है कि हमने दो तत्व लिए, एक H2 लिया और एक O लिया, अब आपका H2O बन गया, यहाँ तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखिए, ये होता है आपका CaCO3, ठीक है, और इसको अगर गर्म किया जाए, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये आपका बन जाएगा CaO+CO2। यहाँ पे हमने देखिए, यहाँ पे तो दो तत्व थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे हमारे पास एक ही यौगिक था और यही यौगिक जो है दो भाग में इधर जाकर के बट गया। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है, दो या दो से अधिक, यानी हमारे जो परिभाषा है उसमें दो की बात की गई है कि यानी कि दो या दो से अधिक तत्व थे यौगिक। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक तत्व के साथ भी ऐसा, एक यौगिक के साथ भी, एक कंपाउंड के साथ भी ऐसा हो रहा है कि वो जो है अलग तरह से बन जा रहा है, लेकिन उससे आपको कोई अंतर नहीं है। चाहे ये परिभाषा आप लिखिए, चाहे ये वाली लिखिए या तो वाली, और जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया परिभाषा वो ज़्यादा सटीक होगी, उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए दो या दो से अधिक की बात की गई है और यहाँ पे एक ही यौगिक है और जो दो भाग में अलग दूसरी चीज़ बना दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगी, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेकिन अगर आपके स्कूल में आपके टीचर्स अगर ऐसी परिभाषा लिखवाते हैं तो भी वो सही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इसको बताया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, अब आपने एक एग्जाम्पल मैंने कल बताया था आपको कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, इसको जब हमने जलाया इसको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित था O। ठीक है, जब ये जला तो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे आकर के बन गया आपका MgO बन गया, माना था ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब अगर इसको लिख के बताना हो आपको तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन मिलकर के आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं शब्द समीकरण, यानी कि जब हम शब्द में लिखते हैं। अब अगर हम इतना बड़ा हमको लिखना हो कि मतलब लिखें कि मैग्नीशियम को वायु में जलाया गया तो फिर वो आपका क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ऐसे लिखने से कहीं अच्छा हम ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये आपका बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आपका शब्द समीकरण। इसे बोला जाता है शब्द समीकरण, ठीक है, इसे बोलते हैं शब्द समीकरण। अब यहाँ पे देखिए समीकरण की बात आ गई। यहाँ पे समीकरण की बात आप लोगों ने 6, 7, 8 में भी पढ़े होंगे समीकरण क्या होते हैं। तो समीकरण को लिखने के लिए क्या करते हैं, दो पक्ष बनाए जाते हैं, दो साइड होते हैं। समीकरण में हमेशा देखिएगा दो साइड होते हैं, एक आपका LHS होता है और एक होता है RHS, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा उसके पहले देख लीजिए कि जो आप LHS में लेंगे, जैसे ये हमने ले लिया LHS में, ये आपका LHS होता है और ये होता है RHS। दोनों के बीच में इक्वल का या तीर का निशान दे देते हैं। समीकरण में भी यही कार्य करते हैं। तो इस तीर का निशान क्या होता है कि मतलब जो LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल हैं, यानी कि जो LHS जितना होगा उतना ही RHS होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए LHS में किसको लिखते हैं इसमें, तो जिस तत्व को हम अभिक्रिया के लिए लेते हैं उसको बोला जाता है अभिकारक। ये जो होगा आपका अभिकारक होगा। ये वाला जो भाग है आपका ऑक्सीजन और मैग्नीशियम, इसको बोलेंगे अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो आपका नया तत्व बनेगा उसको बोलते हैं उत्पाद। इसका मतलब होता है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दो भाग होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। या जो आप रासायनिक समीकरण लिखते हैं, यानी कि जो समीकरण आप लिखते हैं, जो समीकरण लिखते हैं उसके दो भाग होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभिकारक का मतलब क्या होता है कि जो तत्व या यौगिक हम खुद लेते हैं अभिक्रिया करने के लिए, जैसे हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया था अपने पास से, तो उसको अभिकारक बोलेंगे। और अभिक्रिया के पश्चात जो आपका नया चीज बनेगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो इसको बोला जाता है उत्पाद, ठीक है। लेकिन अब ये जो था आपका एक शब्द समीकरण था। अब और सोचिए कि क्या इसको और आसानी से और छोटा करके लिख सकते हैं हम, इसको और आसानी से और छोटा करके लिखा जा सकता है। हाँ, कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए आप लोगों ने 9th में ही पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आएगा कि अगर जो आपने 9th में पढ़ा है कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने प्रतीक हैं वो आपको याद होने चाहिए। प्रतीक या यौगिकों के जो नाम हैं, उनके जो प्रतीक हैं, जो यौगिक हैं यानी जो कंपाउंड है, उनके जो प्रतीक हैं वो याद हों। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं Mg। प्लस ऑक्सीजन को O से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे O। अब देखिए इसके बाद क्या बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको लिख दे सकते हैं MgO। देखिए ये इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये जो हो गया आपका रासायनिक समीकरण, ये जो था आपका शब्द समीकरण था। अब शब्द समीकरण को और भी छोटा करके लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण में। तो क्या करना होगा, जो शब्द समीकरण होता है उसके प्रतीकों को हम लिखते हैं, यानी कि जो आपका तत्व या यौगिक है उसके प्रतीकों को जब लिखेंगे तब उसको बोलेंगे रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो सकती है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व या यौगिक आप यूज करते हैं, यानी कि जो तत्व या यौगिक हम लेते हैं उसको जब हम प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि तत्वों या यौगिकों को प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब समीकरण की बात हम आपको बताई दिए कि जितने भी होते हैं ऐसे प्लस में करके लिखते जाते हैं दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में। एक LHS होता है और एक RHS होता है। तो LHS में भी जितने आपके तत्व आएंगे प्लस करके लिखते चले जाएंगे, और उसी तरह से RHS में जितने बनेंगे प्लस करके लिखते चले जाएंगे। और बीच में बराबर का या आप तीर का निशान देते हैं।
इस तीर के निशान से मतलब ये हो गया कि इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों जो है बराबर होने चाहिए। अभी बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए भी कंडीशन है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि तत्वों तथा यौगिकों को जब हम प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में जो आप तत्व और यौगिक लेते हैं उनको जब प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो जो समीकरण बनता है उसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब ये जो रासायनिक समीकरण बना, अब इसको एनसीईआरटी में बोला गया है कंकाल। ठीक है, इसको कंकाल समीकरण भी कहते हैं, कंकाल समीकरण। क्यों? क्योंकि अभी भी ये पूरा नहीं है। ठीक है, रासायनिक समीकरण को यहाँ पे इसको कंकाल समीकरण बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी यह जो है आपका पूरा नहीं है। एनसीईआरटी में बताया गया है कि रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि वो आपको पूरी चीज बता दे उसमें, यानी कि वो एकदम क्लियर होना चाहिए। जो रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हैं वो पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसमें क्या क्या क्रिया विधियाँ हुई हैं उस अभिक्रिया को कराने में, वो वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब मैं ठीक है, तो अभी आगे बता रहा हूँ कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे आपको रासायनिक समीकरण की परिभाषा भी लिख दी। रासायनिक समीकरण मतलब हो गया प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको जब हम प्रतीक या सूत्र की सहायता से जब व्यक्त करते हैं तो उसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए, अब रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं, अब इसको यहाँ पे देखना है आपको। रासायनिक समीकरण जो है कैसे लिखा जाता है, तो जो मैंने आपका अभी एग्जांपल दिया है Mg वाला, जो मैग्नीशियम Mg प्लस O2, ठीक है, ये आपका बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg प्लस O2 मिलकर के आपका बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप थोड़ा समीकरण के बारे में देखिए। जो समीकरण के बारे में क्या होता है, जो समीकरण की दोनों साइड होते हैं, जब ऐसे लिखते हैं ना कि एक साइड होता है LHS, अभी बताया ना कि ये अभिकारक होगा और ये जो होगा उत्पाद होगा LHS में और ये RHS में। तो ये आपका LHS RHS के बाद या तो बराबर या तो तीर, दोनों में से कोई एक आप निशान लगाते हैं। तो इसका क्या मतलब होगा कि LHS और RHS दोनों तरफ के जो मान होते हैं वो वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, यानी कि LHS का मान और RHS का मान जो होगा वो बराबर होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखना क्या है आपको, परमाणुओं की संख्या देखना है। यहाँ पे परमाणुओं की संख्या देखना है, जो आपके तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या देखना है। अब देखिए यहाँ पे Mg जो है आपका, उसके पास एक परमाणु है, यहाँ पे भी एक परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के दो परमाणु थे, O2 था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है, सिर्फ एक ही परमाणु है। तो सबसे पहले हम उसके परमाणु को बराबर करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जिधर कमी होती है, जितना कमी होती है उतने से गुणा कर देते हैं। जितनी कमी होती है, ध्यान दीजिएगा, जिधर जितनी कमी होती है उतने से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो परमाणु है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ लीजिए कि एक मानते हैं, लेकिन जैसे जितना ज्यादा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है ना 2, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका कितना होगा, ये 2 हो गया, लेकिन अब ये भी 2 हो गया और ये सिर्फ एक ही है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। अब ये आपका जो हो जाएगा सही हो जाएगा 2Mg प्लस O2 2MgO। अब ये जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। जब आपके परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती, यानी कि तब ये जब कंकाल, वो बताया ना अभी कि अभी भी वो जो होता है कंकाल समीकरण होता है, कंकाल होता है, तो उस स्थिति में उसको असंतुलित बोला जाता है। जब यहाँ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसको असंतुलित बोलते हैं, और जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तब उसे बोला जाता है संतुलित समीकरण। इसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण के लिए पर्सनल वीडियो मैं, मतलब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को संतुलित समीकरण के बारे में ही बताऊंगा। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में इसमें से 5-6 नंबर के जरूर क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अभी थोड़ा आगे पहले पढ़ लीजिए, लेकिन पर्सनल इसके लिए मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो ये जो होता है आपका असंतुलित, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब अगर जो आपका समीकरण है संतुलित हो गया,
इसके बाद क्या क्या होती है, मतलब बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। जो आपके तत्व हैं उनकी बहुत सारी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। मतलब जैसे कुछ तत्व जो होंगे आपके द्रव में होंगे, ठोस में होंगे, गैस में होंगे, कुछ कुछ जो होंगे जलीय विलयन में होंगे, मतलब किसी में घुले होंगे, ठीक है, यानी कुछ घुले रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे जानेंगे, यानी यहाँ जो आपका समीकरण होता है वहाँ पे उसको भी दिखाना होता है। तो जो आपका द्रव होता है, जो द्रव होता है उसके लिए एल का यूज करते हैं, प्रतीक के रूप में एल यूज करते हैं। बताएंगे उसको कैसे लिखते हैं। ठोस के लिए एस, लिक्विड, एल का मतलब हो गया लिक्विड, लिक्विड मीन्स द्रव होता है, सॉलिड मीन्स ठोस होता है, एस हो गया, गैस का मतलब जी हो गया। जो आपके ठोस हैं, मतलब ऐसे पता जो ठोस है या नहीं, मतलब कोई इसमें से किसी भी अवस्था में, लेकिन उनको अगर जल में घुले हैं और उस यूज किया जा रहा है तो उसके लिए यहाँ पे AQ लगाया जाता है, AQ। इसके अलावा भी जो आपका होता है टेम्परेचर या दाब, उसको भी दिखाया जाता है। जैसे आप एक अभिक्रिया लीजिए, जैसे मान लीजिए दिया है, देखिए 4Fe प्लस 4H2O, ये आपका बन गया Fe3O4 प्लस 4H2, सॉरी यहाँ पे 3Fe होगा, ठीक है। ये आपका देखिए समीकरण है 3Fe प्लस 4H2O, ये क्या हो गया Fe3O4 प्लस 4H2O। अब यहाँ पे पहले देख लीजिए कि ये आपका संतुलित है कि नहीं। यहाँ पे देखिए 3Fe है, यानी कि 3 जो है Fe 3 है, यहाँ भी आपका Fe 3 है, ठीक है, बराबर है। आ जाइए ऑक्सीजन के लिए, आ जाइए तो देखिए ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ भी देखिए 4 ऑक्सीजन है, ये भी ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके लिए 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे 4 दूनी 8 है। यहाँ पे जो आपका समीकरण संतुलित है। समीकरण संतुलित करने के लिए आप घबराइएगा मत, मैं पर्सनल संतुलित करने के लिए ही वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको समीकरण संतुलित करने के लिए आसानी से सिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अवस्था लिखना है, भौतिक अवस्था लिखना है। पहले आप देख लीजिए कि समीकरण को मतलब लिखा कैसे जाता है, पूरा जो आपका शुद्ध समीकरण होता है वो लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। पहले संतुलित कर लेंगे, संतुलित हो गया, इसके बाद उनकी अवस्था लिखेंगे। अवस्था का मतलब हो गया, देखिए जैसे Fe है, ठीक है, तो Fe ये जो होगा आपका सॉलिड होगा। Fe का मतलब आयरन, आयरन जो होता है ठोस, तो ये जो होगा सॉलिड होगा, तो इसके बगल में S लिख देते हैं, ऐसे कोष्टक में ब्रैकेट में कर देंगे S। अब देखिए H2O जल, जल का मतलब क्या होगा, जल का मतलब द्रव, द्रव यानी कि लिक्विड में होगा, तो लिक्विड के लिए क्या आप लगाते हैं L, L लगा देंगे। फिर आ जाइए Fe3O4, Fe3O4 ये जो होगा आपका, ये भी आप सॉलिड में, ये भी आपका सॉलिड में आएगा, ठीक है। H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पे G लगा देते हैं, हाइड्रोजन गैस है आपका, हाइड्रोजन गैस। तो देखिए जब अभिक्रिया के बाद गैस निकलती है तो वहां पे ऐसे तीर का निशान लगा दिया जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ तीर का निशान, यानी कि H2 गैस जो हो रही है इससे मुक्त हो रही है, ठीक है। ये हो गया भौतिक अवस्थाओं को लिखना। यहाँ पे आपकी भौतिक अवस्था लिखी गई है कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है, कौन सा गैस है। फिर देखिए और क्या लिखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए Ca प्लस 2H2 आपका CH3OH, ठीक है। यहाँ पे है CO, ये CO प्लस 2H2 ये हो जाएगा CH3OH। अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका प्रतीक है उसको लिख लेंगे। जैसे CO ये दोनों गैस है, यानी कि गैस होगा G लिख दीजिए। 2H2 ये भी आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस है, इसको भी G लिख दीजिए। और यहाँ पे ये जो मिलेगा वो आपका जो होगा लिक्विड होगा, यहाँ से L लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लिखना है, ये जो अभिक्रिया होती है वो होती है आपका 340 ATM दाब पे, 340 ATM, यानी वहाँ पे वायुमंडलीय दाब, यानी कि 340 ATM का वायुमंडलीय दाब करने के बाद जो होती है ये अभिक्रिया होती है, यानी कि CO पे
प्लस 2H2 करने पे ये आपका बनता है CH2OH। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको ऐसे इसको भी लिखना होता है, इसी तरह से कहीं की टेम्परेचर दिखाना होता है, मतलब कितने टेम्परेचर पे अभिक्रिया हुई है। फिर देखिए एक और अभिक्रिया यहाँ पे, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का भी यूज कहीं कहीं होता है, मतलब वहाँ उत्प्रेरक को भी दिखाया जाता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है कि उनकी उपस्थिति में जो होती है वो अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है। यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं अगर उनकी अनुपस्थिति होगी तो वो अभिक्रिया जो होगी संपन्न नहीं होती, उन्हीं को उत्प्रेरक बोला जाता है। तो ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। तो उनकी उपस्थिति में अभिक्रिया जिसकी उपस्थिति में संपन्न कराया, यानी कि जो उत्प्रेरक होते हैं उनका भी नाम कहीं कहीं देना होता है। जैसे आपकी अभिक्रिया है 6CO2 प्लस 12H2O, ये आपका हो जाएगा C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब इसको लिख लिए। यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले कि आपका जो है संतुलित है या नहीं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है, देखिए इस साइड कार्बन आपका 6 है, इधर देखिए यहाँ भी 6 कार्बन है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 6 दूनी 12, यहाँ से 12, 12 12 24 इधर है, 24 ऑक्सीजन इधर है, और फिर यहाँ से भी देखिए 6 यहाँ से है, फिर 12 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 6 है, तो फिर यहाँ भी 24 हो गया, यानी कि 24 24 इधर भी बराबर है। ठीक है, इसी तरह से इसमें जो जितने भी तत्व हैं वो आपके जो है संतुलित हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि उनकी भौतिक अवस्था लिखते हैं, यानी किस अवस्था में। जैसे आपका ये CO2 गैस है तो यहाँ पे G लिख देंगे, फिर ये आपका H2O जो होता है जल है, लिक्विड है, यानी कि L लिख देंगे। फिर ये जो होता है आपका घुली अवस्था में होता है, घुला होता है, तो इसलिए इसके लिए लिखते हैं AQ, यहाँ पे AQ लिखेंगे। देखिए 6O2 है, 6O2 है तो ये गैस है तो इसके लिए G लिख देंगे। फिर आपका H2O ये भी गैस है तो इसके लिए आपका H2O जल लिक्विड है तो यहाँ पे L लिख दिए, हो गया। अब इसके बाद ये जो अभिक्रिया होती है वो इसको ग्लूकोज बोलते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है वो पौधों में होती है। ग्लूकोज का निर्माण होता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से। CO2 और जल का जो मिल करके पौधों में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो वहाँ पे आपका प्रकाश और क्लोरोफिल का होना जो है जरूरी है। अगर प्रकाश और क्लोरोफिल में से कोई भी एक नहीं होगा तो ये आपकी अभिक्रिया संपन्न यानी कि ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाएगा। आपने पढ़ा भी होगा कि जो पौधे होते हैं उनके लिए प्रकाश और क्लोरोफिल, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके माध्यम से वो अपना भोजन बनाती हैं। ठीक है, तो वही आपका भोजन हुआ, यानी उनका जो ग्लूकोज है। तो इस अभिक्रिया में दोनों आपके उत्प्रेरक हैं, प्रकाश और क्लोरोफिल जो हुए आपके उत्प्रेरक हुए। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो जो है आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उससे हर साल आपके एग्ज़ाम में 2-4 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसमें मैं आपको जो समीकरण होते हैं, जो रासायनिक समीकरण होते हैं, उनको संतुलित करने के बारे में बताऊंगा।